अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री का 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम की आज हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। प्रीवियसली हमने डायनेमिक केमिकल इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल में स्टडी किया। हमने उसकी डेफिनेशन, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसकी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में देख लिया है। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की जानिब आ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कुछ हेडिंग्स के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट हेडिंग से, क्लोज्ड सिस्टम। अगर मैं किसी भी डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा ही क्लोज्ड सिस्टम में अकर होंगे। तो हम सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है हमारे पास और हम इसके अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी करना चाह रहे हैं जिसके अंदर डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम हो। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। तो हमने विद द हेल्प ऑफ कॉर्क इसको क्लोज कर दिया है। अमूमन हम किसी भी सिस्टम को क्लोज करने के लिए क्या करते हैं कि रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको हम उसकी टिप के ऊपर ऐड करके टेप कर देते हैं। तो आप किसी भी तरीक़ाकार से सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं। सिस्टम को क्लोज करने का पर्पस क्या है कि जब आप इसके अंदर एक बार रिएक्टेंट्स को ऐड कर देते हैं, सपोज आपने यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन को ऐड किया हुआ है, तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI। अब ये रिएक्शन इनसाइड कैरी ऑन हो रहा है। तो क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है? क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि अब आपने मजीद ना तो हाइड्रोजन और आयोडीन को अंदर एंटर करना है और ना ही यहाँ से प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। तो सब्सटेंसेस नाइदर लीव नॉर इंटर, ना ही कोई सब्सटेंस अंदर एंटर होगा और ना ही यहाँ से कोई एग्जिट करेगा। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अकर ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। दूसरे की बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जब एक क्लोज सिस्टम के अंदर आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रोसीड करा दिया है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स के इक्वल होता है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ वो कहना क्या चाह रहा है कि सपोज अगर आपके पास 5 हाइड्रोजन और 5 आयोडीन मिलके 5 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होंगे, तो 5 हाइड्रोजन आयोडाइड ही ब्रेक डाउन होके क्या बना रहे होंगे? 5 हाइड्रोजन एंड 5 आयोडीन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपके पास है RF, ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स के, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये आपके पास किस तरफ से प्रोसीड हो रहा है? लेफ्ट टू राइट। और रिवर्स रिएक्शन आपके पास कहां से प्रोसीड हो रहा है? राइट टू लेफ्ट। तो आप देखें कि यहां पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, लेकिन इन दोनों का रेट एक दूसरे के क्या होगा? इक्वल होगा। कंसंट्रेशन की बात करते हैं। जो हमारे पास सपोज हमने इनिशियली अगर 5 ग्राम ऐड किया था हाइड्रोजन और हमने ऐड किया था 5 ग्राम आयोडीन, तो इक्विलिब्रियम जब हमारे पास अटेन होगा और सिस्टम चूंकि क्लोज है, तो इसके अंदर जितने रिएक्टेंट्स और जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। इक्विलिब्रियम पे ऊपर अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन, 5 ग्राम आयोडीन और आपके पास 5 ग्राम ही हाइड्रोजन आयोडाइड था, तो इक्विलिब्रियम जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा कंसंट्रेशन यही रहेगी। और इनकी जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन जो है ये कलरलेस है। तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जब आप इस हाइड्रोजन को देखें तो ये कलरलेस से कोई स्पेसिफिक कलर गेन कर ले, नहीं, हाइड्रोजन अब भी कलरलेस ही होगा। आयोडीन की अगर मैं बात करता हूं तो आयोडीन का अपना कलर पर्पल है। तो जब
रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका होगा और उस वक्त कुछ आयोडीन भी रिएक्शन वेसल के अंदर मौजूद है, तो आयोडीन अपना पर्पल कलर शो कर रहा होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये कलरलेस है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर देखेंगे तो तब भी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये कलरलेस ही होगा। कहने का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन और प्रॉपर्टीज केमिकल इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है तो वो चेंज नहीं होती। जिस चीज की जो जो प्रॉपर्टीज होती है और जिस चीज की जो जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट ही रहती है। जब इक्विलिब्रियम आया था और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 5 ग्राम है, तो जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 5 ग्राम ही रहेगी। जब इक्विलिब्रियम आया था हाइड्रोजन आपको कलरलेस शो हो रहा था, तो जब तक इक्विलिब्रियम रहेगा हाइड्रोजन आपको कलरलेस ही शो होगा। आयोडीन अगर पर्पल कलर का आपको शो हो रहा था तो इक्विलिब्रियम आने के बाद भी ये क्या होगा, पर्पल कलर का ही शो होगा। इक्विलिब्रियम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को, डेंसिटी को, कलर को नहीं चेंज करेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब अगर हम किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसका केमिकल इक्विलिब्रियम आए, डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम आए, तो हम ज़रूरी नहीं कि हर बार रिएक्टेंट से स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने रिएक्टेंट से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन और आयोडीन को मिक्स किया और एक प्रोडक्ट बनाई 2HI। अब मैं एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करने लगा हूँ, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करें तो इसको हीट करने से क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहां पर प्रोडक्ट से आपने स्टार्ट करके किसकी तरफ लेके गए, रिएक्टेंट्स की तरफ लेके गए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिएक्टेंट से स्टार्ट करें, आप प्रोडक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन से अचीव हो सकता है, वो फॉरवर्ड से भी अचीव हो सकता है, वो रिएक्टेंट से भी अचीव हो सकता है और वो प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करने से भी अचीव किया जा सकता है। तो ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, प्रोडक्ट से या रिएक्टेंट से। आखिर में बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन की। चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और प्रेशर है। ये जो दोनों केमिकल रिएक्शंस हैं, इन दोनों केमिकल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक प्रेशर है। अगर आप उस स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। सपोज हमारे पास फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है, इसको कैरी करने के लिए अगर हमें 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 30 डिग्री के ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और बढ़ा के क्या कर देते हैं, हम इसका 40 डिग्री टेम्परेचर करते हैं। 40 डिग्री करने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा कि मे बी 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट डीकम्पोज होके क्या बनाना शुरू कर दें, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दें, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम इसी 40 डिग्री पे ही क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आप केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, बट आफ्टर डिस्टर्बेंस थोड़ी देर के बाद डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम उसी टेम्परेचर पे भी खुद को सेट कर लेता है। वहां पर भी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। तो ये थी डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत आसान है और कई मरतबा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी हैं। तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी माइंड में रखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछा जाता है कि राइट डाउन द एनी टू माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपसे एमसीक्यूज के तौर पे वो क्या पूछ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे आपसे ये पूछ सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन अकर्स ओनली इन क्लोज सिस्टम, और ये एमसीक्यूज के तौर पे कई मरतबा पूछा जा चुका है, लाहौर बोर्ड के अंदर और अदर बोर्ड्स के अंदर भी ये बात पूछी जाती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज इट एट डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपके पास क्या क्या है, कंसंट्रेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी
स्मेल, हार्डनेस एट्सेट्रा। तो ये भी आपने MCQs के तौर पे ही प्रिपेयर करना है। तो चंद एक MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।